रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो अब तक देखा है वो ये था कि जब मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो स्टैटिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको रखा, मॉलिक्यूल को भी स्टेशनरी रखा और फिर हमने देखा कि क्या फ्रीक्वेंसी जो है वहां पर आती है, मतलब पोलराइजेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर हम चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डालते हैं तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड जो पोलराइजेशन है वो कितना होगा। और फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल खुद भी अपने आप में किसी तरह के मोशन में है और उस समय जो उसका पोलराइजेशन है वो और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो चेंज हो रहा है वो, तो ये सारे के सारे मोशंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाते हैं और फिर पोलराइजेशन क्या होता है तो वो हमने बात की। और फिर हमने यहाँ पर कहा कि सब बीटा जो है वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो जीरो अगर है या जीरो नहीं है तो किस तरह का स्कैटरिंग हमें दिखाई देगा। तो इस पर हमने बात करते करते और यहाँ पर हमने कुछ मॉलिक्यूल को स्टडी किया कि वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से पोलराइजेशन दिखाते हैं और उन पोलराइजेशन में जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग तरह की जो मोशन कर रहा है, चाहे वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा हो, चाहे असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा हो या बेंडिंग स्ट्रेचिंग कर रहा हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी और कहा कि किसी भी तरीके से किसी भी मोशन में, चाहे वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो, चाहे असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो या बेंडिंग हो, किसी भी मोशन में अगर मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेशन है उसका, अगर पोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो अगर चेंज होती है, पोलराइजेशन अगर चेंज होता है तो इट मींस कि वो कंपाउंड रमन एक्टिव है। और अगर उसका पोलराइजेशन नहीं चेंज होता या नहीं बदलता, जितना पोलराइज पहले हो रहा था उतना ही पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे को डालने पर होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो रमन इन एक्टिव है। इतनी चीजें हम लोगों ने जो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसमें देख ली थी और हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों एग्जाम्पल को, एक जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड का और एक हमारा जो बेंड मॉलिक्यूल था वाटर मॉलिक्यूल का, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में किस तरह से अलग अलग मोशन में, चाहे वो हमारा ये असिमेट्रिक या सिमेट्रिक या बेंडिंग, हर तरह के मोशन में हमने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से उसका जो पोलराइजेशन है या डाइपोल है वो चेंज हो रहा है और वो रमन एक्टिव या इनएक्टिव दिखाता है या नहीं दिखाता। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास में जो भी मॉलिक्यूल है, हम ये मानते हैं कि वो रमन एक्टिव है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पोलराइजेशन का, जिसकी वजह से हमने कहा कि वो रमन एक्टिव है। तो किस तरह के ग्राफ या किस तरह के पीक्स हमें मिलेंगे, ये हम आज का जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल से थोड़ा सा उन पीक्स को बनाने की कोशिश करते हैं या उन ग्राफ्स को बनाने की कोशिश करते हैं जो स्पेक्ट्रम हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान मिलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है और हमने यहाँ पर बात की थी कि सब कार्बन डाइऑक्साइड या तो वो इस तरह से लीनियर फॉर्म में हो सकता है, इस तरह का ये जो एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है इसका, ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर, और इस इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में कुछ तो इसका डाइपोल या कुछ तो इसका पोलराइजेशन रहा होगा। अब हम ऐसा मानते हैं कि साहब इसमें इस तरह की बेंडिंग हो रही है और हम अगर और या फिर इसमें क्या हो सकता है, इस तरह की स्ट्रेचिंग हो सकती है, वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और वो असिमेट्रिक भी हो सकती है, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जल्दी से और कुछ डायग्राम बना देता हूं जिसको लेकर के हम अपने उन स्पेक्ट्रम्स को देखेंगे कि वो किस तरह के स्पेक्ट्रम आएंगे। तो ये मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मैं
यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का है, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये कार्बन है और इसको स्ट्रेच कर देते हैं। ये स्ट्रेचिंग हो गया, इस तरफ भी इसका स्ट्रेचिंग हो गया। यहाँ पर बीच में बना देते हैं कार्बन, और यहाँ पर ये इसका कंप्रेशन हो गया, और यहाँ पर भी इसका कंप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो स्ट्रेच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां स्ट्रेच हो रहा है, अगर हम इसका एलिप्सॉइड बनाएं तो इसका एलिप्सॉइड कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का एलिप्सॉइड आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो एलिप्सॉइड क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, और यहाँ हम देखते हैं तो एलिप्सॉइड और ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है ना, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम बात नहीं करेंगे। अब मान लो कि यहाँ एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसी का, ये जो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखा है, इसी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास में पोलराइजेशन की। एक एक्सेस आपका ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये माइनस एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये हमारे पास में वाई एक्सेस हो जाएगा। ओके, और ये वाई एक्सिस पर जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पोलराइजेशन को, तो हम ये मानते हैं ये अल्फा जो है वो पोलराइजेशन। और ये जो एक्स एक्सिस पर है, इस एक्स एक्सिस पर हम ये एक्स मान लेते हैं कि इसका ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है। ठीक है ना, तो ये जाएगा और यहाँ पर ये माइनस एक्स जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स जाएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। अच्छा, इसको वाई एक्सिस को हम नेगेटिव में ले नहीं रहे, नीचे की तरफ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जो पोलराइजेशन है वो नेगेटिव में नहीं जाता, वो या तो जीरो रहेगा या जीरो से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम इस पोजीशन को मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है हमारी, ये क्या है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सर ये y इक्वल टू इन्फिनिटी है सर, ये अल्फा जो हमारा पोलराइजेशन है, बताया था ना, याद है जब हमने अपनी बात शुरू करी थी तो वहां पर हमने अल्फा के बारे में भी बताया था। ये अल्फा है हमारा, ये ठीक है ना, जिसको हमने बताया था कि ये पोलराइजेबिलिटी होती है किसी भी उस कंपाउंड की जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह आकर के इकट्ठे हो जाते हैं जब हम उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये जो ए सिंगल बॉन्ड ए के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पाकर के क्या करेंगे, उस तरफ इकट्ठे होंगे जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं, याद आ गया। हाँ, तो ये हमारे पास में ग्राफ खींचते हैं हम। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बीच वाला जो हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, मतलब जहां से हम एक अपने उसको शुरू करेंगे, जैसा उसमें कहीं ना कुछ वाइब्रेशन या किसी तरह का कोई मोशन हो रहा है, तो उस समय इसकी कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी तो जरूर होगी। तो अल्फा की वैल्यू मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होगा, ये इस तरफ मूव करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इस तरफ मूव करेगा, और ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, वो जब ए और बी के बीच का बॉन्ड जब बढ़ता है, तो ये जो बॉन्ड बढ़ता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के साथ में जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ मूव करने लगेगा, और अगर छोटा होगा तो यहाँ पर ये ज्यादा कॉम्पैक्टली ज्यादा न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेगा, तो ये इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाता, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होता है उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होता है इसका। तो यहाँ पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ये बढ़ रही है लगातार। ओके, और जब ये इस तरह से कंप्रेस होता है
जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम होगा, ये कंप्रेस होगा, तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास में ये वाला कंडीशन आएगा, और ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो हम ये कहते हैं कि ये पोलराइजेबिलिटी यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन से डिक्रीज होना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास में आती है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम यहां पर बात करते हैं, ये तो हमारे पास थी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के टाइम पर कुछ ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है। ओके, तो हम यहां पर बात करेंगे अब कि ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये, और ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब हम कहते हैं कि साहब ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर की तरफ जाता है और ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ आता है। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, ये कार्बन, इसका ये बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि ये वाला अंदर आए और ये वाला बाहर जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो होगा कुछ इस तरह का कि ये वाला तो बाहर गया है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये वाला अंदर आया है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन हमारे पास में आती हैं। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कि किस तरह का ग्राफ ये शो करता है। तो वही सेम हम यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं। तो ये वही हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है जो कि अल्फा, जो पोलराइजेबिलिटी को बता रहा है, और ये वैल्यू हमारे पास में 0 है। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कुछ ना कुछ इसका पोलराइजेबिलिटी रही होगी, जिसको हम इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज सोचो कि यहां पर ये ऑक्सीजन अंदर आया और ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ गया। सोचो कि ये जो ऑक्सीजन अंदर आया है ये थोड़ा सा अंदर आया है, और यहां ये जो ऑक्सीजन गया है ये थोड़ा सा बाहर गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया है। तो थोड़ा सा चेंज अगर आता है और फिर धीरे 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 जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और यहाँ पर भी धीरे 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 ये काफी दूर जाता है। लेकिन शुरू में जब यहाँ पर ये कम बढ़ रहा है और यहाँ पर ये कम घट रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ किस तरह का आएगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये एकदम, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, शुरू में ये कांस्टेंट सा होता है और उसके बाद बढ़ता है, ये कुछ इस तरह का। इसी तरह से जब हम नीचे वाली कंडीशन में पहुंचेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा आप यहाँ देखोगे कि ये पहले लगभग वैसा ही रहता है, फिर एकदम से फिर बढ़ता है ना। क्योंकि जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो उसको हमने एकदम से यहाँ पे स्टीप जो हमारा ये ग्राफ है उससे हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। और अगर ये हमारे पास में जब कम बढ़ा है, इतना सा ही हुआ है, तो ये इस समय क्या होगा, इस समय लगभग इनकी जो सिचुएशन है, क्योंकि ये अंदर भी जा रहा है ये बाहर भी आ रहा है, तो उस समय इसका जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो इस वजह से ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास में आ जाता है। अब हम एक बार तीसरा और देख लेते हैं और फिर हम हमारी आगे की डिस्कशन रखेंगे। ओके, तो तीसरी हमारे पास में कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास में बेंडिंग मोशन। ये हमारे पास में है बेंडिंग मोशन। अब बेंडिंग मोशन में क्या होगा, बेंडिंग मोशन में वही सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह का है जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है इसका। अब ये क्या करेगा, कार्बन वही रहेगा लेकिन इसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो बदलने लग जाएंगे, ये कुछ इस तरह। ऐसे ही
कुछ इस तरह से आप यहाँ ये नीचे की तरफ भी बैंड हो सकता है। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है और ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है। अब आप यहां पर देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ग्राफ किस तरह का शो करेगा। ये जहां पर भी आपको लगता है कि आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज बताना जरूर मेरे को, ताकि हम उसको समझने की कोशिश करें कि हाँ ओके। तो आपको पता है कि जब ये लीनियर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, उस समय इसका कुछ तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होगी। इसको हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। और हमें यह भी पता है कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डालते हैं तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये बैंड होने लगेगा, अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब ये बैंड होने लगेगा और तब इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगती है। और अगर ये वैल्यू कम होने लगती है तो ये वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये एकदम से इस पोजीशन में आ जाएगा। पहले ये क्या होगा, पहले ये इस कंडीशन में होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये इस कंडीशन में होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये इस कंडीशन में होगा। मतलब इसका बॉन्ड एंगल लगातार क्या होता जा रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा, पहले ये इस तरह का होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा और बॉन्ड एंगल कम होगा, फिर बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन रहेगी। तो एक जैसा नहीं है। यहां पर आप लगातार देख रहे हो कि इस कंडीशन से जब इस कंडीशन में पहुंचेगा, इस कंडीशन से जब इस कंडीशन में पहुंचेगा तो यहां पर लगातार क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे तो चेंज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहां आप देखोगे कि ये इस तरह का शो होगा, और ऐसे ही यहां पर जब नेगेटिव में जाएगा तो कुछ इस तरह का शो होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इन तीनों ग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या हो रहा है। पहली वाली कंडीशन में आपने यहां पर बिल्कुल समझ लिया कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो इसका जो वैल्यू है कुछ यहाँ पे बीच में रहेगा, और जैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी वैसे ही इसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ने लगेगी, एकदम से बढ़ने लगेगी। और अगर ये कंप्रेशन होना शुरू होता है तो ये एकदम से क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। असिमेट्रिक कंडीशन में हमने देखा कि जब शुरू में कम ये यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर मान लो कि साहब यहाँ जो चेंज हो रहा है वहां इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू है 10, लेकिन यहाँ जब ये बढ़ गया तो उस समय वैल्यू हो गई 50, और जब ये यहाँ पे घट गया तब इसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए कि 2। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखते हो और इस कंडीशन में वैल्यू अगर इसकी 10 है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जितना ये अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 10.5 हो गया। इस कंडीशन में आते ही आप यहां पर देखोगे कि बहुत, जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो टोटल जो चेंज होगा वो क्या होगा, टोटल चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा। टोटल चेंज क्या होगा, टोटल चेंज बहुत कम होगा। तो वो मान लीजिए कि यहाँ पर 10.5 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इस कंडीशन में देखें तो यहां पर ये वैल्यू 10 है, लेकिन जब ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है ना। और कम होते होते यहां जो क्या होगा, कम होगा, मतलब जैसे 9.5 चला गया, यहां पर जब हम नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर ये क्या हो गया, ये 9.5 आ गया, ठीक है ना। तो ये इस बेंडिंग में जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहां पर ये पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। लगातार या तो वो बढ़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर नीचे की तरफ आएंगे तो काफी छोटा हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या होगा, ये अंदर भी आ रहा है, ये एक तरफ से बाहर आ रहा है, तो एक तरफ से तो पोलराइजेबिलिटी घटेगी और एक तरफ से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको कैसा चेंज दिखाई देगा, बढ़ने वाला, और यहाँ पर घटने वाला। तो बढ़ने वाला है, इस वजह से ये जो ग्राफ आया है ये इस तरह से आया, बढ़ने वाला। और यहाँ पर ये जो ग्राफ आया है कैसा आया है, ये घटने वाला ग्राफ आया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह के ग्राफ यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके अब इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे, इस तरह का जब ग्राफ आता है, ये ग्राफ मान लीजिए कि आपका ए है, ये ग्राफ आपका बी है और ये ग्राफ आपका
सी है। तो ऐसे ग्राफ जो होंगे जहां पर एकदम से वैल्यू घटती है या एकदम से वैल्यू बढ़ती है, तो वो जो पीक्स आएंगे वो कैसे पीक्स आएंगे, वो आपके आएंगे इंटेंस पीक्स। बहुत ज्यादा इंटेंस पीक्स आएंगे, मतलब जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस तरह का, इस तरह का ग्राफ देगा, मतलब काफी ऊंचाई होगी इस पीक की। ओके, अब हम यहां पे बी पर आ जाते हैं। बी में हमने क्या किया, बी में हमने यहां पर देखा असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और यहां पे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीक आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह का पीक आएगा। ठीक है, और अगर हम इस थर्ड वाली कैटेगरी पे जाएं तो यहां पर घटा है, तो ये घटा है तो और ज्यादा घटेगा, और ये कुछ इस तरह के पीक्स आएंगे। तो जब आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हो तो कुछ इस तरह के ग्राफ आपको दिखाई देंगे, कुछ तो बहुत ही इंटेंस दिखाई देंगे जिनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होगी, और कुछ वीक पीक्स दिखाई देंगे, कुछ बहुत ही ज्यादा वीक पीक्स दिखाई देंगे। ओके, तो आपको इस तरह के ग्राफ्स मिलते हैं। तो ये जो तीनों ग्राफ्स मैंने आपको समझाए हैं, इन ग्राफ से आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोई मॉलिक्यूल क्यों ज्यादा इंटेंस पीक देता है और कोई मॉलिक्यूल क्यों कम इंटेंस पीक देता है। तो ये जो इंटेंस पीक्स आ रही हैं इसको आप बोलोगे रमन एक्टिव, रमन एक्टिव, क्योंकि यहां पर पीक बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, तो हम भी बोलेंगे कि अरे वाह मॉलिक्यूल ने बहुत अच्छा पीक दिया, मतलब वो रमन एक्टिव है, मतलब वहां पे जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है, और बहुत ज्यादा चेंज आया है तो इट मींस जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन जब चेंज हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो रमन एक्टिव है। लेकिन यहां पर जो पोलराइजेशन में चेंज आया वो बहुत कम आया है, ये वैल्यू 10 थी और ये वैल्यू 10.5 हो गई, 10.5 हो गई, है ना। अब तो ये इसमें बहुत कम चेंज आया है, यहाँ पर जो चेंज आया है वो 0.5 का चेंज आया है, जबकि यहाँ पर जो चेंज आया है वो आप देखोगे यहाँ पे 40 का चेंज आया है, यहाँ पर जो है वो 8, तो ये चेंज ज्यादा है और ये चेंज 0.5 का क्या है, कम है। तो ये इसको आप वैसे नॉर्मली क्या बोलोगे, रमन इनएक्टिव, क्योंकि ये पीक ज्यादा मेजरेबल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 100% कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल किसी तरह का कोई पीक दिखाएगा नहीं, दिखाएगा लेकिन उतना नहीं दिखाएगा जितना हमें चाहिए, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, रमन इनएक्टिव बोल देते हैं। तो रमन इनएक्टिव ना बोल करके हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे पीक देगा, ये वीक पीक्स देगा, वीक पीक्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये लो पीक्स देगा, लो पीक। ठीक है ना, इन दोनों ही कंडीशन में चाहे हमारा, और इस थर्ड कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखो 10 का 9.5 हो गया और यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो हमने इस ग्राफ से ले लिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी रमन इनएक्टिव होगा, ये भी रमन इनएक्टिव है और ये वाला भी रमन इनएक्टिव है। लेकिन उसको रमन इनएक्टिव ना बोल करके हम ये बोलेंगे कि वो वीक पीक्स देगा या लो पीक्स देगा। तो ये दोनों बी और सी जो है, ये बी और सी लो पीक्स देंगे आपको या वीक पीक्स देंगे, जबकि ये जो ए है, इस तरह का मॉलिक्यूल जब आपका इस तरह की मोशन में होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाली मोशन में होगा, तो वो आपके पीक कैसे आएंगे, इंटेंस पीक आएंगे या एक बड़े पीक्स आएंगे, हाई पीक्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल तो जब आपके पास में है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो अकेला एक तरह की मोशन तो नहीं कर रहा, सिर्फ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा, उसमें असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी है, उसमें बेंडिंग भी है। तो हम अगर वाइब्रेशन को देख रहे हैं तो ये 3 टाइप के वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसकी भी देखो अलग अलग कंडीशन है। कभी यहाँ पर बॉन्ड एंगल बिल्कुल 180 होगा, कभी 179 होगा, फिर 170 होगा, 160 होगा, 150, लगातार कम होता जाएगा। तो ये पीक्स भी क्या होते जाएंगे, लगातार छोटे होते जाएंगे, है ना। और जब ये स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कर रहा होगा उस समय भी कुछ ना कुछ पीक्स यहाँ पर आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन लाइट का हो रहा होगा। तो इस वजह से जो पीक्स आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं, कुछ बड़े आते हैं, कुछ छोटे आते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया वो ये कि जब मान लो कि ऐसी कंडीशन है जब इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, ये वाली कंडीशन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो आप, ये जो चेंज आया है ये क्या है, बहुत कम। ये जो चेंज आया ये ऑलमोस्ट जीरो है, यहां पर ये 10.001 हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये 10.0002 हो सकता है। ये बहुत कम चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट के साथ में इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम चेंज हुई है,
तो ऐसी कंडीशन में ये जो अल्फा है, इसमें जो चेंज आया dx के साथ में, वो क्या आया? वो जीरो तो नहीं है, लेकिन लगभग जीरो है। और लगभग जीरो है, इसका मतलब जो पीक है वो क्या होगा? वीक होगा, जीरो नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब जीरो होता है, जब पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता, तब हम कहेंगे कि वो रमन इनएक्टिव है। लेकिन यहां पर लगभग जीरो है, जीरो नहीं है। ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो 10.001 या 10.002, ये जो वैल्यू आ रही है, ये बिल्कुल जीरो नहीं होती है। इस वजह से इसको रमन इनएक्टिव न बोल करके हम क्या बोलेंगे? लो पीक्स या वीक पीक्स बोलेंगे। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो भाई छोटे पीक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, हम उससे ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसे बोल देते हैं रमन इनएक्टिव। तो मेरी ये बात आप यहां पर समझ गए होंगे। तो यहां पर इस कंडीशन में भी जब आप आएंगे तो यहां देखो, ये जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, यहां ये वैल्यू जो है वो बहुत कम चेंज हुई। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी क्या है कि जो इसमें जो पोलराइजेबिलिटी में जो चेंज हुआ है डिस्टेंस के साथ में, वो क्या है? वो लगभग जीरो के बराबर। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप देखो तो यहां पे जो डी अल्फा डीएक्स के साथ में जब गया है तो वो जीरो नहीं है, यहां पर ये जीरो नहीं है। ठीक है ना? यहां पर काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। ओके, तो क्यों पीक्स आते हैं वो आपको समझ में आ गया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप पीक्स देखोगे तो कोई पीक क्यों आता है वो समझ में आ गया। किस तरह का पीक आएगा, वो वीक आएगा या इंटेंस आएगा, वो समझ में आ गया। रमन एक्टिव क्यों आता है, रमन इनएक्टिव क्यों होता है, वो आपको समझ में आ गया। तो जब इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई, अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं कि जो भी कंपाउंड आपके पास में है, मान लो कि अब उसमें केवल और केवल प्योर, और कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, प्योर रोटेशन होता है, प्योर रोटेशनल, है ना? रमन स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया भी था कि रमन स्पेक्ट्रम में जब कोई मॉलिक्यूल जब मोशन में है तो वो मोशन दो तरह का कर सकता है, या तो वो रोटेशन कर सकता है या वो वाइब्रेशन भी कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? प्योर रोटेशन हो रहा है। और प्योर रोटेशन अगर हो रहा है तो रमन का जो स्पेक्ट्रम है वो किस एब्जॉर्प्शन पर आएगा, क्या वैल्यू रहेगी उसकी एनर्जी की, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, और कैसा पीक वो देगा, है ना? तो उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? प्योर रोटेशन कर रहा है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहे। तो प्योर रोटेशन के लिए अगर हम कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल देखें, जैसे हमने मान लीजिए कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल देख लिया ए बी, है ना? ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और इसके लिए एक सिलेक्शन रूल्स पर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या होंगे। कि अब सिलेक्शन रूल से मतलब समझ रहे हो? सिलेक्शन रूल से मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास में अलग अलग एनर्जी लेवल्स है ना? ये हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे पास में वाइब्रेशनल लेवल्स। तो ये जो है, ये क्या है? ये V1 है, ये हमारे पास में V2, और ये हमारे पास में क्या है? ये J इक्वल्स टू 0 है, ये J इक्वल्स टू 1 है, ये J इक्वल्स टू 2 है, ऐसे ये 3 है, ऐसे ये 4, और ऐसे और ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसे अगर हम इस वाइब्रेशन लेवल में देखें V1 में, तो यहाँ पर J इक्वल्स टू 0 है, J इक्वल्स टू 1 है, J इक्वल्स टू 2 है, J इक्वल्स टू 3 है, एंड J इक्वल्स टू 4 है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरे पास में ये एक मॉलिक्यूल है और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम यहाँ पर हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रोटेशन में चेंज आएंगे। तो अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्योर रोटेशन कर रहा है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ये मूव करेगा, वो हमारी अब बात होगी। तो हम यहां पर V में क्या चेंज हुआ, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, इसको स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी करेंगे कि ये जो J है, इस J की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, मतलब जो डेल्टा J है वो डेल्टा J में क्या चेंज हुआ। तो या तो डेल्टा J की वैल्यू हो सकती है 0,
जीरो अगर डेल्टा जे की वैल्यू है, मतलब यहां से ये जे जीरो से लेकर के और इस अपर वाइब्रेशनल लेवल के जे जीरो तक पहुंचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दिखा रहा है रेले स्कैटरिंग, क्योंकि यहां कोई चेंज ही नहीं है, सेम है, पहले जितना जे था अभी भी रोटेशनल लेवल वही है, सेम। तो सेम रोटेशनल लेवल में हम क्या दिखाते हैं? हम वो दिखाते हैं कि साहब वो जीरो है। और या फिर जो जे का जो वैल्यू है, ये जो चेंज होगा वो क्या होगा? वो या तो होगा +2 या होगा वो -2। तो ये जो है, ये हमारे पास में है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल है कि या तो जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए या जे की वैल्यू +-2 होनी चाहिए। तो या तो 0 हो गई या -2 हो गई या +2 हो गई। ये तीन वैल्यूज अगर जे के वैल्यू में चेंज आते हैं तब तो आपका रमन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। और इस जे की वैल्यू 0 में भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय क्या दिखाई देगा? उस समय आपका रेले स्कैटरिंग दिखाई देगा। ठीक है ना? सो रमन लाइंस के लिए ये जो है, ये क्या होना चाहिए? +-2 होना चाहिए। तो ये आपका दिखाएगा रमन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग या रमन लाइंस। ओके, अब हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब जाता है, या तो जे इक्वल्स टू 0 पर जाएगा तो यहां ये जो शो करेगा वो क्या शो करेगा? रेले, है ना? इस पर हमने बात कर ली। और या फिर ये जे इक्वल्स टू +2, +2 का मतलब है कि पहले जे इक्वल्स टू 0 पे था, अब जे इक्वल्स टू 2 पे चला गया। ठीक है ना? ये क्या दिखाएगा? ये आपका रमन लाइन दिखाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ 2, ये तो +2 का हमारे पास आ गया, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास में +2, डेल्टा जे कितना है? +2। और एक क्या हो सकता है? -2 हो सकता है। -2 कैसे होगा? कि मान लीजिए कि ये J4 पे था और अब इसने एनर्जी को रिलीज किया और अब ये J2 पर आ गया, तो यहाँ जो डेल्टा J है वो क्या हो गया? वो -2 हो गया। तो ये आपका +2 पर है, ये आपका -2 पर है, और ये जो है ये आपका J इक्वल्स टू 0 पर है, जिसको आप रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। तो आपकी बुक में कुछ ऐसे ग्राफ दे रखे होंगे और इसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स बताए होंगे। मैंने सिर्फ यहाँ 3 बताए, एक सिर्फ 0 के लिए, एक +2 के लिए और एक -2 के लिए, जब डेल्टा जे की वैल्यू, ठीक है ना? तो ये 3 चीजें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर शो की हुई हैं। और इन्हीं से अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहा है उस पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब डालते हैं तो उसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल्स पर वो चला जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, आपको पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है, जिसको आपने शुरू में पढ़ा था, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को वेव नंबर की फॉर्म में, ये हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या थी? वो वैल्यू थी हमारे पास में BJ ऑफ J+1। ये हमारे पास में एनर्जी था फॉर एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल। अब इसको कह सकते हैं एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर, इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर। ठीक है ना? ये वो वाली वैल्यू है हमारे पास, दिस वन। अब हमारे मॉलिक्यूल ने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। हम यहां पर J इक्वल्स टू 0 की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले J इक्वल्स टू +2 की। ठीक है ना? तो ये J इक्वल्स टू 0 है,
हम बात करेंगे j इक्वल्स टू सबसे पहले प्लस की, क्योंकि j इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास में क्या है, रमन लाइंस नहीं आने वाले, सिर्फ रेले लाइंस आने वाले, तो उसकी हम बात नहीं करते। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले j इक्वल्स टू +2 की। तो एक ट्रांजिशन होता है लोअर लेवल से और हायर लेवल में, जो कैसा है, +2 का है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, ये जो हमारे पास में j इक्वल्स टू 1 0 है ना, इसको हम मान लेते हैं j, और ये जो j इक्वल्स टू 2 पर ये पहुंच गया है यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं j डैश। इसको हमने j माना और एक को हमने j डैश माना। तो ये जो j डैश है ये क्या है, ये j +2 है, ठीक है ना, और ये j है ये हमारा। ओके, सो आपको पता है जब इसमें आप एनर्जी में चेंज दोगे कि भाई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो उसको अगर आप वेव नंबर के फॉर्म में देखें तो वेव नंबर के फॉर्म में आप बोलोगे कि साहब ये वेव नंबर में चेंज या एनर्जी में चेंज, ये किसके बराबर होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। ये हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास मालूम है ना हमें कि एनर्जी रोटेशनल लेवल की क्या है, तो रोटेशनल लेवल की एनर्जी हायर लेवल में क्या होगी, वो होगी जे बी जे डैश इसलिए क्योंकि हायर लेवल है ना। तो ये हायर लेवल, सो जे डैश +1 यही होगा, और माइनस फिर लोअर लेवल में क्या है, लोअर लेवल में है बीजे j+1, ठीक है। ये आता है हमारा कब, जब हमारे पास में होता है j इक्वल्स टू 0। ओके, बट हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जब क्या है, फॉर j इक्वल्स टू +2। तो अगर ऐसा है तो ये जो j डैश माइनस j है, इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे डेल j। तो डेल j हमारे पास में क्या है, डेल j इक्वल्स टू है डेल डैश माइनस j, यही है ना ये। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें चेंज आया है 2 का, है ना, तो वो 2 का चेंज हमने यहाँ पर शो कर दिया। ओके, सो अब ये जो एनर्जी में जो चेंज हुआ या एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई, उसको आप इससे लोगे और यहाँ पर आप रखते हो, तो ये हमारे पास में है B, और फिर आपके पास क्या है, ये J डैश। अब J डैश यहाँ पर क्या है, J डैश है हमारे पास में 2, मतलब J की वैल्यू क्या हो गई है 2, क्योंकि पहले J की वैल्यू क्या थी 0, अब J की वैल्यू हो गई 2, है ना। तो इसको हम रखते हैं, तो ये हमने रखा, तो एक के लिए हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका J+2, और दूसरे के लिए हो जाएगा J+3, 2 है ना, +1 भी है इसके साथ में और +2 भी है, यही है ना। तो ये आपका हो गया J+1 से J+2 और J+1 से J+3। ओके, सो ये वैल्यू आ गई आपकी, और फिर आपके पास में क्या है, ये इसको आप एज इट इज रख दो, जो लोअर लेवल का है, तो BJ ऑफ J+1, ये इक्वेशन आया आपके पास में। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू B, और इसको आप कर दो तो ये हो जाएगा J², इस J को इस J से करेंगे तो J², और इसको करेंगे तो ये +2J, फिर इस ये सॉरी 3J, और फिर इसको करेंगे तो ये 2J, और फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6, माइनस इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका BJ², और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस BJ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। और इसको भी अगर आप और कर देते हो, है ना,
तो इसको भी आप और ज्यादा लिख सकते हो, इसको तो आप ये क्या करोगे, यहाँ पर नीचे कर देता हूं, तो b कॉमन ले लो, है ना, और ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस जे, इन दोनों में हमने ले लिया b कॉमन और जे स्क्वायर प्लस जे। ओके, तो अब आपको पता है कि इसको अगर आप करते हो आगे सर बी के अंदर मल्टीप्लाई करके बीजे कैंसिल हो जाता। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, ये जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये जे स्क्वायर और ये जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पता है कि ये कितना जे हो गए, ये आपके पास में हो गए 5J, और यहाँ पर एक ये माइनस का है, एक मिनट, अच्छा ये मैंने माइनस का नहीं किया, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 5J है और ये एक BJ है, तो ये जो BJ है 5BJ में से एक BJ गया तो 4BJ बचा, ठीक है ना, तो B तो हमारे पास में कॉमन है ही, तो अब जो हमारे पास में बचा वो 5J में से एक J कट चला गया तो ये बचा, और बाकी का आपके पास में ये 6 बचा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास में बची। तो अगर हम J को +2 लेते हैं, J में जो चेंज हुआ है, रोटेशनल लेवल में जो चेंज हुआ है उसको अगर हम +2 लेते हैं, तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास में, या हम ये कह सकते हैं कि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके और वो रोटेशनल लेवल में चेंज कर लेता है। और अगर J की वैल्यू क्या हो, फॉर डेल्टा J इक्वल्स टू -2 हो, क्योंकि हमने यहाँ पर +2 और -2 दोनों के लिए लेना है, तो -2 के लिए लिखेंगे तो भी ये वैल्यू उतनी ही रहेगी, सिर्फ क्या होगा, यहां पर इसका साइन बदल जाएगा, तो ये जो डेल म्यू बार है ये वैल्यू हो जाएगी -B4J + 6, ठीक है ना, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास में, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, बल्कि 3 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास में ये भी थी, बट वो रेले के लिए है, यहाँ ये दोनों रमन के लिए है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आई, एक +2 के लिए और एक जब J में -2 का चेंज हुआ उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो जो वेव लाइंस आपको मिलेंगी या रमन लाइंस आपको जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 1 हमें जो रमन लाइंस मिलने वाली हैं उसको हम बोलेंगे, मतलब वो जो एनर्जी जो है आपकी उसको आप ये रिप्रेजेंट करोगे। अब एक जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, वो स्पेक्ट्रम होता है कुछ इस तरह का, ये वाला जो वैल्यू है, जब J का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पर बीच में एक लाइन आती है, मतलब ना तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना एमिट कर रहा है, बराबर की स्थिति है। अब क्या होगा,